अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी कल कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के ऊपर कि कैपिटल प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी असेस करने के तरीके। कैपिटल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नॉर्मली लार्ज अमाउंट होती है। कैपिटल प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट्स की जाती है उसके रिजल्ट्स लॉन्गर पीरियड्स के लिए आने होते हैं, इसलिए कैपिटल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट्स को थॉरली एवेल्यूएट करके फैसला करना चाहिए। डिफरेंट टूल्स जो हमारे सिलेबस में हैं उनमें से कल हमने जो डिस्कशन की थी वो पहला टूल पेबैक पीरियड पे था। पेबैक पीरियड कहता है कि आपने किसी प्रोजेक्ट को अगर इन्वेस्टमेंट के लिए एवेल्यूएट करना है, कंसिडर करना है, तो पहले उसका पेबैक पीरियड कैलकुलेट कर लीजिए। ये देख लीजिए कि प्रोजेक्ट अपनी कमाई से कितने अरसे में ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट आपको वापस करेगा। यहाँ पे की पॉइंट था कि इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न है वो हम कैश की सूरत में मेजर करते हैं। सो इवन कैश फ्लोज हों, इवन रिटर्न है तो हम एक सिंपल फार्मूला से पेबैक पीरियड मेजर कर सकते हैं। और अगर किसी प्रोजेक्ट से रिटर्न सालाना अनइवन है तो हम इस वर्किंग की मदद से क्यूमुलेटिव कैश फ्लो का कॉलम बना के पेबैक पीरियड डिटरमिन कर सकते हैं। पेबैक पीरियड कैलकुलेट करना और उसके बाद उसके मुताबिक फैसला करना। फैसला करने के लिए हमने बात की थी कि हम जो भी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टूल पढ़ेंगे उसमें फैसला करने के लिए हमें दो एस्पेक्ट्स दिए जाते हैं। एक एस्पेक्ट फिजिबिलिटी का होता है कि हमें प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और दूसरा एस्पेक्ट होता है कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स की ऑप्शन अवेलेबल है तो उनमें से बेहतर प्रोजेक्ट कौन सा है उस पर फैसला करना होता है। तो फिजिबिलिटी का रूल हमने कहा था कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड पेबैक पीरियड होना चाहिए। हर ऑर्गेनाइजेशन के पास एक स्टैंडर्ड पेबैक पीरियड होना चाहिए। आप स्टैंडर्ड पेबैक पीरियड को प्रोजेक्ट्स के पेबैक पीरियड जो आपने कैलकुलेट किया कंपेयर करते हो। अगर प्रोजेक्ट आपके मेयार के मुकाबले में जल्दी पैसे वापस करता है तो प्रोजेक्ट इज फीजेबल। अगर प्रोजेक्ट आपके स्टैंडर्ड से ज़्यादा टाइम लगा रहा है तो प्रोजेक्ट फीजेबल नहीं है, हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं अपने मेयार के ऊपर। और कंपैरिजन में हमने कहा था हम उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं जिस प्रोजेक्ट का पेबैक शॉर्ट है। जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? जी बेटा। जी बिल्कुल, आपके साथी ने सवाल किया। हम ये जो कैश फ्लोज लेते हैं यहाँ पे, हमने ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट ली और इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बाद हमने फ्यूचर में साल बाद जो कमाई ले रहे हैं कि इस इन्वेस्टमेंट की वजह से हमें ये कमाई होने वाली है, क्या ये कमाई जो कैश फ्लोज हैं इस प्रोजेक्ट की वजह से होने वाले ही हैं? द आंसर इज यस। हम इस इन्वेस्टमेंट की वजह से जो हमें कमाई हो रही है सिर्फ वही लेते हैं। इस पर हमारी डिस्कशन अभी बड़ी डिटेल में होगी आगे चल के। रेलेवेंट कैश फ्लोज आइडेंटिफाई करना, हम वो कैश फ्लोज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं जो हमारे इस इन्वेस्टमेंट की वजह से आए हैं, क्या क्राइटेरिया है, क्या असूल है, उनको कैसे डिटरमिन किया जाता है, हम उस पर डिटेल में बात करेंगे। बट यस, जो आपने सवाल किया, हम इस इन्वेस्टमेंट की वजह से जो हमें कैश फ्लोज अराइज होते हैं हम उनको कंसिडर करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी में। जी, कोई और सवाल? बेटा ये कैश फ्लोज यकीनन प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, ये कैश फ्लोज हैं। इसी पे हमने बात शुरू की है कि हमने प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट, हम अभी टर्म हमने प्रेजेंट वैल्यू का हमने वैसे इंट्रोड्यूस नहीं कराई। अभी हमने कल जो बात की थी वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात की थी। अब हम यहाँ से आगे चलेंगे। अभी ये कैश फ्लोज हैं कि हम अगर 20 मिलियन आज इन्वेस्ट करेंगे तो साल बाद हमें 10 मिलियन रुपए आएंगे, 2 साल बाद हमें 8 मिलियन रुपए आएंगे। ये कैश फ्लोज हैं। कैश फ्लोज का मतलब पैसा जितना हम रिसीव करेंगे या जितना हम पे करेंगे, ठीक है। अब हम थोड़ी सी बात जो आगे लेकर चल रहे थे कि हमने कहा जी अब हम थोड़ा एडवांस टेक्निक्स की तरफ चलते हैं, और एडवांस टेक्निक्स की तरफ चलते हुए हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा ज़रा पहले रिफ्रेश कर लेना था, जो कि हम कल रिफ्रेश कर पाए। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कहती है कि मनी की वैल्यू वक्त के साथ है। आज 1000 रुपए की जो वैल्यू है आज से साल बाद इट विल नॉट बी द सेम। दिस इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और अगर हम देखें ना पेबैक पीरियड में,
उसका एक ड्रॉबैक है। अब यहाँ से मैं इसको भी हाईलाइट कर दूँ। जैसे ही हमने प्रोजेक्ट ए का पे बैक निकाला था, हमने क्या कैलकुलेट किया था कि हम अगर आज 90 इन्वेस्ट करते हैं तो साल बाद 40, 2 साल बाद 30 और 3 साल बाद 20 आ गया, 90 पूरा हो गया। हमने क्या यहाँ पे कंसिडर किया था कि हमारा पे बैक 3 साल है, कि हमने जो 90 लगाया ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट वो 3 साल में वापस आई। अब हैविंग इंट्रोड्यूस्ड विद द टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट, क्या हमने जो 90 लगाया और जो हमें 90 अगले 3 सालों में आया, क्या वैल्यू के हिसाब से ये बराबर है? आंसर इज नो। अब हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि भाई पैसा 90 हमने लगाया था, पैसा हमें 90 जरूर मिल गया 3 सालों में, बट ये जो 90 में अगले 3 सालों में मिला है, इसकी वैल्यू यकीनन इन्वेस्ट होने वाले 90 से बहुत कम होगी, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम मनी लूजेस वैल्यू। तो पे बैक का अगर हमसे कोई पूछे कोई ड्रॉबैक बताओ, तो ये पे बैक का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ये हमें बता रहा है कि ये हमारी इन्वेस्टमेंट 3 साल में वापस आ गई, लेकिन ये इस चीज़ को इग्नोर कर रहा है कि जो हमें वापस आया ना 90 मिलियन, उसकी वैल्यू वो नहीं है जो हमने इन्वेस्ट की थी 90 उसकी थी। ठीक है, तो पैसा ज़रूर वापस आ गया है, पैसा हमें पे बैक ज़रूर हो गया है, बट उस पैसे की वैल्यू इस प्रोसेस में काफ़ी गिर चुकी होती है। अच्छा जी, एक डिसीजन मेकिंग, हम दुनिया का कोई भी फैसला करना चाहें, कारोबारी फैसला कोई भी करना चाहें, तो एक बड़ा बेसिक असूल जो फैसला करने का होता है कि आप देखते हो जो प्रॉब्लम हमारे सामने है, जो डिसीजन मेकिंग सिचुएशन हमारे सामने है, उसकी कॉस्ट क्या है और उसके एसोसिएटेड बेनिफिट्स क्या हैं। हमने कोई भी फैसला करना हो, वो फैसला यस या नो, कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट पे डिपेंड करता है। हमने कोई चीज़ बेचनी है या नहीं बेचनी, कोई चीज़ हमने ख़रीदनी है या नहीं ख़रीदनी, दैट विल डिपेंड कि भाई हमें ख़रीदो फरोख्त में फ़ायदा है या नहीं। तो इसी तरह हम कैपिटल प्रोजेक्ट्स भी जब देखते हैं, इसमें भी यही एक बेसिक असूल अप्लाई किया जाना चाहिए। तो लेट्स अप्लाई दिस बेसिक असूल ऑन प्रोजेक्ट ए। कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट का असूल समझ आता है ना, कि भाई खर्चा कितना हो रहा है, उसकी रिटर्न कितनी आएगी। पे बैक पीरियड हमने डिस्कस कर लिया, उसको क्लोज कर लिया, वो हमारा चैप्टर बंद है। अब हम आगे चल रहे हैं। हमने कहा जी पे बैक की बात खत्म होगी, अब एक इन जनरल असूल की बात करें। तो जनरल असूल क्या है कि किसी भी फैसले को करते हुए उस फैसले में कॉस्ट देखो क्या इन्वॉल्व है और उस फैसले में बेनिफिट्स देखो क्या इन्वॉल्व है। तो उस असूल के तहत अगर मैं प्रोजेक्ट ए को कंसिडर करने चलता हूं, तो मैंने कहा जी ये प्रोजेक्ट ए है, इसमें ये मेरी कॉस्ट है और ये मेरे उसके बेनिफिट्स हैं, ये मेरे रिटर्न्स हैं। इस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में मुझे अगले 5 सालों में 40 जमा 30 70 जमा 20 90 जमा 10 110 130 134 90 आज इन्वेस्टमेंट के नतीजे में मुझे अगले 5 सालों में 134 की वापसी होगी। कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट का असूल मैं जब यहां पे लगाता हूं, तो ये जनाब मेरी सिचुएशन बनती है कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट की। कॉस्ट 90 मिलियन और बेनिफिट 134 मिलियन, लेकिन ये कंपैरिजन डूएबल नहीं है, स्पेशली जब हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उस कॉन्सेप्ट को जानते हुए ये कंपैरिजन बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट हम जो कर रहे हैं, जो कॉस्ट है, ये प्रेजेंट वैल्यू में है, हम आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और ये जो बेनिफिट हमें आ रहा है ये फ्यूचर में आ रहा है, अगले 5 सालों में आना है। तो जनाब कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट का असूल वैलिड है, ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन ये कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट का असूल यहां पे नहीं लगता, यहां पे कम से कम इस तरह नहीं लगता, क्योंकि कॉस्ट प्रेजेंट में है और बेनिफिट फ्यूचर में है। तो प्रेजेंट वैल्यू का 90,000 को फ्यूचर वैल्यू का 134 से आप कंपेयर नहीं कर सकते। दीज टू वैल्यूज आर नॉट कंपेरेबल। अच्छा जी, अगर ये कंपेरेबल नहीं है तो फिर हल क्या हमारे पास? तो इसका हल आपने सीखा हुआ है डिस्काउंटिंग में, पढ़ी हुई है डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग आपने सीखी हुई है कि डिस्काउंटिंग क्या करती है, फ्यूचर वैल्यूज को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर देती है। और यह भी आपको बताया गया है कि डिस्काउंटिंग यह वो कंपाउंडिंग का रिवर्स ऑपोजिट होती है। कंपाउंडिंग प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट करती है और डिस्काउंटिंग फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करती है। तो ये आपने अर्लियर अपनी स्टडीज में सीखा हुआ है।
तो हमें जो चैलेंज आ रहा था क्या कि भाई ये प्रेजेंट वैल्यू है, ये फ्यूचर वैल्यू है, कंपेरेबल नहीं है। इसका हल हमें डिस्काउंटिंग का मेथड देता है। डिस्काउंटिंग मेथड क्या कहता है कि आप फ्यूचर वैल्यूज को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लो। डिस्काउंटिंग की मदद से हम फ्यूचर वैल्यूज को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जब हम फ्यूचर वैल्यूज को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे देन कंपैरिजन विल मेक सेंस, फिर कंपैरिजन हो पाएगा, इट विल बी लॉजिकल देन। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा रीकैप अगर ले लें डिस्काउंटिंग का। ये जी आपने एक कंपाउंडिंग का फार्मूला बेसिक सीखा हुआ है आपने। ठीक है जी, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + r रेज़्ड टू पावर n, और इसी फार्मूले को रीअरेंज करें तो ये फार्मूला हमारा डिस्काउंटिंग का फार्मूला कहलाता है। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 + r रेज़्ड टू पावर n। इसको अक्सर हम इस तरह भी लिख देते हैं, फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 + r रेज़्ड टू पावर -n। ठीक है जी, एक ही बात है। और बेसिकली ये जो कंपोनेंट है या जो ये कंपोनेंट है इसको हम डिस्काउंट फैक्टर या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कहते हैं। डिस्काउंट फैक्टर या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो ये जनाब कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग की कहानी है। तो इसके लिए आपने अपने पीआरसी में क्यू में बेतहाशा एक्टिविटीज़ की हुई हैं, तो उन्हीं की एक बेसिक सी रिवीजन हम थोड़ी यहाँ पे करते हैं ज़रा। हमारे बुक में इलस्ट्रेशन 3, 4 हमारे पास चैप्टर है जी, किताब में ये 12, और चैप्टर 12 में ये इलस्ट्रेशंस हमारे पास अवेलेबल हैं पेज नंबर 160 ऑनवर्ड। तो जनाब मैं ये इलस्ट्रेशन आपके सामने लाता हूँ और फिर हम इनको डिस्कस करते हैं। ये जी ज़रा कैलकुलेशंस कुछ परफॉर्म करनी है, ये आपके करने का काम है, मैं इसमें आपको हेल्प आउट नहीं करूँगा। फार्मूला आपको मैंने बता दिया डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग के। इलस्ट्रेशन 3, इलस्ट्रेशन 4 परफॉर्म कीजिए, इनके जवाब मुझसे शेयर कीजिए। हमें इलस्ट्रेशन 3 करनी है, हमें इलस्ट्रेशन 4 करनी है, और क्या क्या है जी हमारे प्लान में 5, 6, 7, 8, 9 तक जाना है जी, हमें सारी इलस्ट्रेशन करनी है जी। ठीक है जी, तो हम पहले 3 और 4 की बात करें। अगर फार्मूलाज किताब किसी के पास नहीं है, यहाँ से नोट करना चाहें कर लीजिए। ये कंपाउंडिंग का फार्मूला नोट कर लीजिए, वो डिस्काउंटिंग का फार्मूला नोट कर लीजिए। ठीक है जी, तो जी illustration 3, how much money we receive in 3 years time if we invest 100,000 today in a bank at 20% per annum। आज अगर 1 लाख इन्वेस्ट करें, आज इन्वेस्ट करें 1 लाख, तो 3 साल में हमें कितना पैसा मिलेगा। इसका मतलब इस सवाल में ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू है, ये आपकी n है, ये आपका r है, और रिक्वायरमेंट है आपकी हाउ मच मनी वी विल रिसीव। आपको फ्यूचर वैल्यू डिटरमिन करनी है, फ्यूचर वैल्यू आपको डिटरमिन करनी है। तो जनाब इलस्ट्रेशन नंबर 3 में कितनी है फ्यूचर वैल्यू? 172,800। 800। ये इलस्ट्रेशन 3 का आंसर आपके पास आ गया जनाब। इलस्ट्रेशन 3 का आंसर आपके पास फ्यूचर वैल्यू आपने कैलकुलेट की। इलस्ट्रेशन 4, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 38,000 इन्वेस्टेड फॉर 7 years एट 5 years। यहाँ पे भी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कितनी आ रही है जी फ्यूचर वैल्यू यहाँ पे? 53,470। ये जी इलस्ट्रेशन 4 का आंसर है। किसी स्टूडेंट को कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करने में दिक्कत तो पूछेगा। ये बेसिक कंपाउंडिंग की कैलकुलेशंस हैं, इसलिए ये कैलकुलेशंस मैंने आप पे डाली।
आई होप कि यू ऑल शुड बी एबल टू परफॉर्म इट, बट स्टिल किसी स्टेज पे किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत, कुछ सपोर्ट चाहिए हो, यू शुड रेज योर हैंड, आई कैन कम टू योर सीट टू गाइड यू। अच्छा जी, अब ज़रा डिस्काउंटिंग के रेफरेंस से इलस्ट्रेशन 5 देखिए। व्हाट शुड बी इन्वेस्टेड नाउ टू रिसीव 10,000 इन 4 years टाइम। 10,000 इन 4 year टाइम, इसका मतलब ये फ्यूचर वैल्यू है, और व्हाट शुड बी इन्वेस्टेड नाउ, इसका मतलब आपको प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। ये आपका आर आ गया और ये आपका एन हो गया। तो जनाब यहाँ से प्रेजेंट वैल्यू डिटर्मिन कीजिए। Present value will be future value into 1 plus r raised to power minus n. 1 plus r raised to power minus n. जी क्या आ रही है जी? 7350। ये आपकी इलस्ट्रेशन 5 की वैल्यू आ गई। इलस्ट्रेशन 6, What is the present value of 1,15,000? Present value of 1,15,000, this is future value. Receivable in 9 years, this is n, और ये आपका r आ गया। Present value कैलकुलेट करनी है, तो present value will be 1,00,000 future value 1,15,000 into 1 plus r raised to power minus 9। कितना जी? 68068। तो हमने जब भी किसी फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू पर लाना हो, तो वो फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर की जो कैश फ्लो है वो कितने साल बाद आ रही है, हमें ये वैल्यू पता होनी चाहिए, और वो फ्यूचर वैल्यू उस पीरियड के दौरान आर क्या प्रिवेल कर रहा है, रेट ऑफ रिटर्न क्या प्रिवेल कर रहा है। सो कैश फ्लो पता हो फ्यूचर में जो आना है, एन पता हो, आर पता हो, हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू से मराद फ्यूचर में जो पैसा 1,15,000 आना है वो आज के कितने पैसे के बराबर है। जी एनी क्वेश्चन? इलस्ट्रेशन नंबर 7, अ बोरोअर इज ड्यू टू रीपे a loan of 1,50,000 in 4 years. He has offered to pay an extra 30,000 as long as he can repay after 6 years. The lender has arranged funds at 8%. Requirement: should lender accept the offer? क्या लेंडर को ये ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए? बेसिकली यहाँ पे इशू क्या हमारे सामने है? एग्जाम्पल नंबर 7 में इशू है लोन रीपेमेंट, और ऑप्शन 2 हैं। ऑप्शन नंबर 1 1,50,000 इन 4 years, और ऑप्शन नंबर 2 1,80,000 इन 6 years। हमसे पूछा गया है कि भाई बोरोअर ने ये ऑप्शन दी है 1,50,000 4 साल बाद या 1,80,000 6 साल बाद, तो क्या बेहतर है? शुड लेंडर एक्सेप्ट द ऑफर, मतलब वो 1,80,000 एक्सेप्ट करे या 1,50,000 के साथ ही चले? तो भाई अब हमें 1,50,000 4 साल बाद आना है, 1,80,000 6 साल बाद आना है। असूल तो बड़ा आसान है भाई, जहां पे ज्यादा पैसे हैं वो अच्छा है, जहां पे ज्यादा पैसे हैं वो ऑप्शन बेहतर है। बट चैलेंज यहां पे क्या है कि भाई ये पैसे 4 साल बाद हैं, ये पैसे 6 साल बाद हैं, ये दोनों कंपेरेबल नहीं है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट के मुताबिक। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि पैसे की वैल्यू उसके टाइम से लिंक है। हम 1,50 4 साल बाद, 1,80 6 साल बाद को कंपेयर नहीं कर सकते टाइमिंग डिफरेंस की वजह से। कंपैरिजन करना है तो क्या करें? दोनों की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लें, फिर दोनों कंपेयर हो सकते हैं, क्योंकि हमने देखना ना इन दोनों में से ज्यादा वैल्यू कौन सी है। तो इस तरह कंपेयर नहीं हो सकते टाइमिंग डिफरेंस की वजह से। तो कंपेयर करने के लिए दोनों की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर हम कंपेयर करेंगे दोनों को। तो जनाब आर हमें उसने बताया हुआ 8% है, उसके मुताबिक हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें
150,000 इंटू 1.08 रेज टू पावर -4 और ये 180,000 इंटू 1.08 रेज टू पावर -6। लीजिए 1,50,000 की प्रेजेंट वैल्यू 110,254 और इसकी 113,431। सो हम अब कंपैरिजन कर सकते हैं। अब हम इन दोनों को कंपेयर करके बता सकते हैं कि ये ऑप्शन बेहतर है, तो इसका मतलब ऑफर एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। बोरोअर ने कहा है 4 साल बाद 1,50,000 की बजाय 6 साल बाद 1,80,000 ले लो, तो हमारा डाटा बताता है कि भाई 6 साल बाद जो 1,80,000 है उसकी वैल्यू 4 साल बाद 1,50,000 से थोड़ी सी ज्यादा है। 30,000 ज्यादा नहीं है, सिर्फ 3,000 कुछ सौ ज्यादा है, लेकिन बहरहाल ज्यादा है, तो यह ऑप्शन बेहतर है। तो हमने थोड़ा सा डिस्काउंटिंग को रिकैप लिया कि टाइमिंग डिफरेंसेस की वजह से कैश फ्लोज कंपेरेबल नहीं होते। अगर हमने कैश फ्लोज को कंपेयर करना है तो हमें उस टाइमिंग के डिफरेंस को ख़त्म करना पड़ेगा, और टाइमिंग के डिफरेंस को ख़त्म करने का तरीका क्या है कि आप फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट कर लो। टाइमिंग के डिफरेंस को ख़त्म करने का तरीका फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट कर लो। ये हमारी बात कहाँ से शुरू हुई थी? डिस्काउंटिंग का स्किल तो हमने रिकैप ले लिया, बात हमारी शुरू हुई थी इस केस से, यहां से बात शुरू हुई थी। प्रोजेक्ट ए को हमने डिस्कस करना शुरू किया था। प्रोजेक्ट ए की हमने कॉस्ट की थी, प्रोजेक्ट ए के बेनिफिट्स देखे थे। हमने कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट के असूल से फैसला करना चाहा प्रोजेक्ट ए फीजिबल है या नहीं। यहां पे हमें मसला आ गया कि भाई कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट के असूल से फैसला करना जाएं तो यहां पे कॉस्ट प्रेजेंट वैल्यू में है, बेनिफिट फ्यूचर में है। इसके हल निकालने के लिए हमने डिस्काउंटिंग का तरीका सीखा। अब हमने जब डिस्काउंटिंग का तरीका सीख लिया है तो अब हमारे लिए कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट वर्केबल हो जाएगा। तो उसके लिए अब हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8। हम इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे जाते हैं डिस्काउंटिंग सीखने के बाद। इलस्ट्रेशन 8 हमारी प्रोजेक्ट ए से ही रिलेट करती है। A company is evaluating project A. It will require initial investment of 90 million and estimated future relevant cash flows over its life are as under. तो सेम वही प्रोजेक्ट है जी, ये कैश फ्लोज आ गए। It is expected that at the end of the life project capital assets can be disposed of 4 million. Assuming R at 10%, calculate NPV of the project. अब NPV की टर्म को फिलहाल अगर छोड़ें, मैं कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट के असूल से आपको लेकर चलूं। कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट के असूल से अगर हम चलें, हमने जो बात सीखी थी अभी इलस्ट्रेशन 8 के रेफरेंस से, कि प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट होगी कैश फ्लोज टर्म में रुपीज इन मिलियन में 90 मिलियन की, और इसके बाद ईयर वाइज इसके कैश फ्लोज जो हैं वो कुछ ऐसे हैं 40, 30, 20, 20, 20। अच्छा, रेजिडुअल वैल्यू भी प्रोजेक्ट के एंड पे ही आ रही है ना 4 मिलियन की। तो यहाँ पे एक बेसिक लर्निंग डेवलप अभी कर लीजिए कि जब हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कर रहे होते हैं तो उसमें हम इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज लेते हैं और उसमें हम ऑपरेटिंग कैश फ्लोज लेते हैं। कैश फ्लोज के नॉलेज से ये दोनों टर्म्स आपके लिए फेमिलियर होनी चाहिए। एम आई राइट? इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज नंबरात कैपिटल एसेट खरीदना और कैपिटल एसेट बेचना, ये आपके इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज हैं। और इन बिटवीन ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, मतलब कैपिटल एसेट के इस्तेमाल से जो चीजें बनाई, उनको बनाने पे जो खर्चा आया, और उनको बेचा, उनको बेचने से जो रेवेन्यू आया, तो ये रेवेन्यू माइनस कॉस्ट है। ये सारा जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपका रेवेन्यू लेस कॉस्ट का है। ठीक है, रेवेन्यू लेस कॉस्ट है, और ये दो आइटम आपके इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज के हैं। तो जब हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करते हैं तो इसमें दोनों तरह के कैश फ्लोज, बल्कि कहना चाहिए सिर्फ दो तरह के कैश फ्लोज लिए जाते हैं, इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज एंड ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। तो इसका मतलब कौन सा कैश फ्लो नहीं लिया जाता?
फाइनेंसिंग कैश फ्लोज। फाइनेंसिंग कैश फ्लोज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में कंसिडर नहीं किए जाते। ठीक है, आगे चलेंगे, सवाल आएंगे, वहाँ पे भी बात दोबारा होगी, लेकिन फिलहाल मैंने एक बेसिक सा असूल था आपको यहीं पे बता दिया। ठीक है, हम सिर्फ इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग कैश फ्लोज को इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में इस्तेमाल करते हैं। तो एनीवेज ये हमारे पास दो इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज हैं, बाकी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं। अब जिन कैश फ्लोज की टाइमिंग सेम है, वी कैन ऑलवेज कंबाइन दैम। ये भी 5 साल बाद है, ये भी 5 साल बाद है, तो मैं प्रेजेंटेशन के रेफरेंस से मैं इसको यहां पे 24 लिख सकता हूं, ये मैं यहां से काट देता हूं। ठीक है जी, प्रेजेंटेशन के लिहाज से हमें ऐसे ही प्रेजेंट करना सीखना है कि वो कैश फ्लोज इन्वेस्टिंग है या ऑपरेटिंग है। अगर सेम टाइम पे अराइज हो रहे हैं तो उनको सम अप करके हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्योंकि ये कैश फ्लोज भी 5 साल बाद था और प्रोजेक्ट 5 साल बाद ही खत्म होकर स्क्रैप वैल्यू हो रही है कैपिटल एसेट की, तो इसलिए हम दोनों को सम करके यहाँ पे ऐसे शो कर सकते हैं। अच्छा जी, ये होगी कहानी कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट की। कॉस्ट को हम नेगेटिव शो करते हैं अपनी वर्किंग में, याद रखिएगा। ये हमें प्रोजेक्ट के जो डाटा दिया गया है, उस डाटा को मैंने इस टेबल में 2 कॉलम में फिलहाल प्रेजेंट कर दिया। इन्वेस्टमेंट 90 मिलियन की है, इन्वेस्टमेंट है, कॉस्ट है, नेगेटिव शो कर दिया, और ये सब की सब रिटर्न्स हैं, इनफ्लोज हैं, ये कमाई है, और ये 4 मिलियन बीच में कैपिटल प्रोजेक्ट बेच के रेजिडुअल वैल्यू है। अब हम प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी की तरफ चलते हैं, कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट की तरफ चलते हैं। तो वो असूल आड़े आ गया कि भाई ये है कॉस्ट और ये है बेनिफिट्स। मसला है डिफरेंस टाइमिंग का। कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट ऐसे हो नहीं पा रहा। दिखने में तो लग रहा है कि बेनिफिट्स 134 हैं, कॉस्ट 90 है, प्रोजेक्ट दिखने में तो फिजिबल ऐसे लगता है, लेकिन जब हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पता है तो हम कहेंगे भाई इनको कंपेयर ऐसे नहीं करना, क्योंकि ये अगले 5 सालों में आने हैं, ये तो आज की इन्वेस्टमेंट है। क्या करना चाहिए? फ्यूचर वैल्यूज को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करो, फिर कंपैरिजन करो। तो फ्यूचर वैल्यूज मेरे पास जो अवेलेबल हैं, इनको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने का तरीका हमारे पास क्या है कि हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेके आते हैं, जो कि 1 + r⁻⁻n होता है, और तमाम फ्यूचर कैश फ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज कैलकुलेट कर पाएंगे, फिर हम डिसीजन की बात कर पाएंगे। तो जनाब, मैं सिर्फ फ्यूचर कैश फ्लोज को फोकस करते हुए, ये मेरे जो फ्यूचर कैश फ्लोज हैं इनको फोकस करेंगे हम। ये हमारे फ्यूचर कैश फ्लोज हैं। तो जनाब, ये 1 साल बाद 40 मिलियन आने हैं, आर हमारा 10% है, 1 + r, 10 का मतलब 0.1 raised⁻n, n should represent year, 1 + r⁻², 1 + r⁻3, 1 + r⁻4, 1 + r⁻5। लीजिए जी, फ्यूचर कैश फ्लोज पे हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं, तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू बताइए। जो पहला कैश फ्लो 40, इसकी प्रेजेंट वैल्यू 36 2 डेसिमल पे ले जाइए 36 जी। 30 मिलियन दूसरा कैश फ्लो, इसकी प्रेजेंट वैल्यू 24.79। तीसरा कैश फ्लो, उसकी प्रेजेंट वैल्यू 15.03। चौथा कैश फ्लो 13.66। आखिरी कैश फ्लो 14.90। तो हमने कहा जी ये 134 को हम 90 से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि 134 फ्यूचर वैल्यू है। कंपैरिजन करना है कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट, तो पहले फ्यूचर वैल्यूज को प्रेजेंट वैल्यूज में कन्वर्ट कीजिए। फ्यूचर वैल्यूज को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि आप हर फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 + r⁻⁻n। तो ये जनाब हमने 1 + r⁻⁻n लिया, और हमने हर फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, जिसके नतीजे में हमें तमाम प्रेजेंट वैल्यूज मिल गई। अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं, तो उसके लिए जरा मुझे इसका सम बता दीजिए। क्या आ रहा है इसका सम?
104.74। ये है हम बेनिफिट्स की प्रेजेंट वैल्यू, ये है बेनिफिट्स की प्रेजेंट वैल्यू। अब हम कंपैरिजन इसका कर सकते हैं, कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट्स। अब हम कर सकते हैं, कॉस्ट है 90 और बेनिफिट्स है 104.74। पहले हम 90 वर्सेस 134 कर रहे थे, हमने कहा जी ये बात मुनासिब नहीं है क्योंकि ये प्रेजेंट वैल्यू है, ये फ्यूचर वैल्यू है। हमने कहा जी ये मुनासिब बात नहीं है, मुनासिब बात ये बनती है इसमें ये भी प्रेजेंट वैल्यू है, ये भी प्रेजेंट वैल्यू है। अब बताइए व्हाट इज योर डिसीजन, कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट। आपका क्या डिसीजन है, प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए? आंसर इज यस। बड़ा आसान सा फैसला है क्योंकि बेनिफिट्स आर मोर देन द कॉस्ट, एज बेनिफिट्स आर मोर देन द कॉस्ट, सो प्रोजेक्ट इज फीजिबल। बेनिफिट्स आर मोर देन द कॉस्ट, इसलिए प्रोजेक्ट फीजिबल है। और यही टूल बेसिकली आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू है। स्लाइटली हम इसको डिफरेंटली प्रेजेंट कर देते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू एब्रीवेटेड एज एनपीवी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमारे केस में फ्यूचर बेनिफिट्स की प्रेजेंट वैल्यू 104.74 माइनस इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट वैल्यू 90, नेट प्रेजेंट वैल्यू 14.74। और यहां पे जो बात समझने की है, नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारी जो आ रही है इट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू इटसेल्फ बता रही है कि बेनिफिट्स कॉस्ट से ज्यादा है। पॉजिटिव वैल्यू बताती है बेनिफिट कॉस्ट से ज्यादा है, इसीलिए प्रोजेक्ट फीजिबल है। अगर हमारी एनपीवी की वैल्यू नेगेटिव आ जाती तो नेगेटिव वैल्यू हमें बताती कि हमारे बेनिफिट्स कम है, कॉस्ट ज्यादा है। नेगेटिव वैल्यू यहां पे आती तो हम कहते हैं प्रोजेक्ट फीजिबल नहीं है, इसको रिजेक्ट कर दीजिए। एनपीवी मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, कैपिटल प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी असेस करने का तरीका। जी एनी क्वेश्चन? जी बेटा, इलस्ट्रेशन 6 एन्युटी फैक्टर क्या होता है वो तो अभी हमने सीखा ही नहीं इस क्लास में। तो वैसे इलस्ट्रेशन 6 कौन सी है? बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आपको शायद हमने तो क्लास में सीखा नहीं, लेकिन आपने सीख के भुला दिया है शायद, इसलिए आप ये पूछ रहे हैं, इसलिए आप ये जुमला बोल रहे हैं। तो इसलिए इसका मतलब हम सारे मिल के सीखेंगे दोबारा एन्युटी क्या होती है और एन्युटी फैक्टर कब इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो अभी आपने जिस एग्जाम्पल की तरफ इशारा किया उस एग्जाम्पल में एन्युटी का साया भी मौजूद नहीं है। तो इंशाअल्लाह हम जल्दी सीखेंगे, हमारी डिटेल डिस्कशन इस पे होने वाली है। एन्युटी क्या है, परपेचुटी क्या है, उनको हम कब यूज़ करेंगे, कब डिस्काउंटिंग करेंगे, कैसे करेंगे, डिटेल डिस्कशन होगी। जी बेटा, एनपीवी 0 भी हो सकती है। अच्छा जी, जरा तवज्जो से सुनिए आपके साथी, हमने अभी यहाँ पे क्या बात की कि पीवी एनपीवी क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, पीवी ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स माइनस पीवी ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमने इस एग्जाम्पल में डिस्कस किया कि बेनिफिट्स की प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट वैल्यू कम है। इसका मतलब हमारे ओवरऑल इस प्रोजेक्ट में बेनिफिट ज़्यादा होने की वजह से प्रोजेक्ट फीजिबल है। आपके साथी का सवाल है कि एनपीवी 0 भी तो हो सकती है, कि बेनिफिट्स और कॉस्ट बराबर भी तो हो सकते हैं। तो अगर ये दोनों बराबर हैं, वो हमें क्या चीज़ बता रही है, उसके लिए शायद आपको एक आध दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। कुछ टर्म्स अभी हमने ना एनपीवी सिर्फ एक कैलकुलेशन सीखी है, इसका मीनिंग
ये असल में मैं बताती क्या, ये वैल्यू में क्या बता रही है, असल मीनिंग इसका क्या है, उस पर भी मैंने जाना है। ये तो सिर्फ मैंने आपको बता दिया भाई कैलकुलेट ऐसे करते हैं, इसका रूल ये है, लेकिन असल में ये 14.74 क्या है उस पर भी मेरी बात होनी है। इवन अभी आपको मैंने आर का नहीं बताया, व्हाट इज आर, किसी ने क्वेश्चन ही नहीं किया, लगता है आपको ऐसे ही पढ़ाया गया आर है तो पाई जो आर तो लिखी कैलकुलेट करी जाओ। व्हाट इज आर, कहां से आया, क्यों आया, 8% 6% क्या है, तो ये मतलब अभी आपको समझाना है। तो जब मैं आपको एनपीवी का मतलब समझाऊंगा, जब आर का मतलब समझाऊंगा, इंशाअल्लाह गालबन शायद कल ही समझाऊंगा, तो उसके साथ ही फिर हम इस सवाल को आप दोबारा लेके आना, ठीक है। ये सवाल फिर आप दोबारा पूछना कि जी अब बताएं एनपीवी 0 हो तो क्या करनी चाहिए, हम इसको वहां पे जवाब दे पाएंगे। फिलहाल जो हमने चीज सीखी है कि एनपीवी आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो प्रोजेक्ट फीजेबल है, क्योंकि पॉजिटिव आंसर बता रहा है कि ओवरऑल बेनिफिट्स इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हैं। अगर आंसर नेगेटिव आएगा तो प्रोजेक्ट फीजेबल नहीं है, क्योंकि नेगेटिव आंसर बताएगा कि बेनिफिट्स इन्वेस्टमेंट से कम है। तो हम किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन की तरफ तभी जाते हैं जब इन्वेस्टमेंट जो हुई है उससे ज्यादा रिटर्न मिल रही हो हमें। तो ज्यादा रिटर्न पॉजिटिव एनपीवी से सिग्निफाई होती है, नेगेटिव एनपीवी इन्वेस्टमेंट से कम रिटर्न की निशानदेही कर रही है। पॉजिटिव एनपीवी पे एक्सेप्ट, नेगेटिव एनपीवी पे रिजेक्ट। अच्छा, एक छोटी सी प्रेजेंटेशन के रेफरेंस से एक बात सीख लीजिए कि हम प्रेजेंटेशन में क्वेश्चन कैलकुलेट करते हुए एनपीवी कैसे प्रेजेंट करेंगे। हम इस तरह इक्वेशन नॉर्मली एग्जाम में नहीं दिखाएंगे। हम एनपीवी कैलकुलेशन में ये जो इन्वेस्टमेंट है ये ऑलरेडी प्रेजेंट में हो रही है, इसको भी इस कॉलम में एज नेगेटिव फिगर एक्सटेंड कर लेते हैं और हम सिंपली इस कॉलम का सम कर लेते हैं। ये सम हमारा एनपीवी है, ये एक नेगेटिव फिगर है, ये बेनिफिट सारे पॉजिटिव फिगर हैं। 14.74 हमारा ये आंसर यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे आ जाता है। और हम इसको यहाँ पे 90 लाने के लिए प्रेजेंट वैल्यू में चूंकि इन्वेस्टमेंट है, हम यहाँ पे फैक्टर भी 1 नॉर्मली लिख देते हैं कि इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे एज इट इज 90 एक्सटेंड कर दिया। हमें इस वैल्यू को डिस्काउंट करने की जरूरत नहीं है। डिस्काउंट मतलब रिडक्शन हम करते हैं सिर्फ उन कैश फ्लोज को जो फ्यूचर में अराइज हो रहे हैं। जो कैश फ्लोज फ्यूचर में अराइज हो रहे हैं उनको हम डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके रिड्यूस करते हैं। जो इन्वेस्टमेंट है वो तो प्रेजेंट में होती है, इन्वेस्टमेंट तो हम आज करेंगे तो हमारा कारोबार शुरू होगा। तो इन्वेस्टमेंट चूंकि ऑलरेडी प्रेजेंट में है तो उसको हम रिड्यूस नहीं करते, उसको हम डिस्काउंट नहीं करते, उसको हम सिंपली 1 से मल्टीप्लाई करके 90 ही इस वर्किंग में एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन के रेफरेंस से मैंने बताया, कॉन्सेप्ट भी आपसे शेयर हो गया एनपीवी का क्या है और प्रेजेंटेशन भी आपसे शेयर होगी एनपीवी की क्या है। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा, ये इलस्ट्रेशन 9 में हमारे पास प्रोजेक्ट बी है। हमें प्रोजेक्ट बी की एनपीवी कैलकुलेट करने को कहा गया यहाँ पे। तो प्रोजेक्ट बी की एनपीवी ज़रा बनाइए, कैसे आती है। प्रोजेक्ट बी में भी आर 10% ही हमें दिया गया है एनपीवी कैलकुलेशन के लिए। आर इज 10%। आर क्या है, जैसे मैंने कहा इस पे हम बात करेंगे, हो सकता आज ही हो सकता कल हो, लेकिन जल्द ही हम इस पे बात कर रहे होंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 9, डाटा मैं आपके लिए अगर अरेंज कर दूं तो इन्वेस्टमेंट 20 मिलियन की है। इसके बाद ईयर वाइज 5 साल लाइफ है। पहले साल 10 मिलियन की रिटर्न, दूसरे साल 8 मिलियन की, तीसरे साल 6 मिलियन की, फिर 4 और आखिरी साल 4 और साथ ही रेजिडुअल वैल्यू 2। 4 जमा 2 6। लीजिए जी, ये आपके कैश फ्लोज हैं और आपका डिस्काउंट फैक्टर आर यहाँ पे भी 10% है। टेबल पॉपुलेट करेंगे और मुझे आप यहाँ पे एनपीवी इसकी बताइए क्या आ रही है। Calculate NPV for project B.
जी जनाब, क्या आ रही है जी बेटा? 6.67 एंड इज आल्सो पॉजिटिव। नॉर्मली पॉजिटिव एनपीवी हो तो हम साइन नहीं लगाते, नेगेटिव हो तो ब्रैकेट में शो करते हैं, तो विदाउट ब्रैकेट मीन पॉजिटिव। जी बेटा आपका सवाल? बेटा प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है आज। ये 4 साल, आज से 4 साल बाद 1,50,000 आना है। ये आज से 6 साल बाद 1,50,000 आना है। एक आज से ये आपका आज है, ठीक है जी, और ये आपका 4 साल बाद है, और ये आपका 6 साल बाद है। ये 4 साल बाद 1,50,000 या 6 साल बाद 1,80,000, हम इनको कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, हमने कहा जी हमें 4 साल बाद 1,50 लें या 6 साल बाद 1,80 लें। हमने कहा जी ये कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि इनमें टाइमिंग का डिफरेंस है, 2 साल का गैप है। अगर ये सेम टाइम पे होते ना कंपेरेबल था। तो कंपेरेबल बनाने का तरीकाकार क्या है कि भाई इन दोनों को आज पे ले आओ। उसका तरीकाकार क्या है? इन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ये भी आज पे आ गया, ये भी आज पे आ गया। अब देख लो किसकी वैल्यू ज़्यादा है। ये काम किया हमने, ठीक है। तो हमने देखा 1,80,000 आज पे आया, उसकी वैल्यू देखा था, अब नहीं देख सकते। तो 1,50,000 आज पे आया, उसकी वैल्यू फिर कंपेयर कर लिया, ठीक है जी। एनी क्वेश्चन? जी बेटा, किसने सिखाया था तुझे? ये किसने सिखाई हुई आपको कि 6 को 4 पे ले आओ? मैंने तो नहीं सीखी थी 6 को 4 पे लाना। आपको किसी ने सिखाई थी 6 को 4 पे लाना? हैं शायद। क्यों पढ़ी है जी कि हमें 6 को 4 पे लाना? सारे ना बताएं, एक बच्चा बता दे। बेटा नॉर्मली असूल याद रखिए, कंपेरेबल बनाने के लिए अगर तो कैश फ्लोज के टाइमिंग मैच हो रहे हैं तो एज इट इज कंपेयर हो जाएंगे, लाइक विद लाइक है कंपेयर हो जाएंगे। लेकिन अगर टाइमिंग मैच नहीं हो रहे तो रूल इज उनको प्रेजेंट वैल्यू पे ला के कंपेयर किया जाएगा, ठीक है जी। छह को क्या करें? इसलिए मैंने कहा असूल याद रखो, टाइमिंग डिफरेंसेस रहेंगे। टाइमिंग डिफरेंसेस वैल्यूज़ को कंपेयर करने का तरीका एक ही रखेंगे हम कि तमाम फ्यूचर वैल्यूज़ को आज पे ले आओ, प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लें, कंपेयर कर लें, ज़िंदगी आसान रखें। परम्यूटेशन कम्बिनेशन ना बनाएं कि किसको आगे ले जाएं किसको पीछे ले आएं, ठीक है। असूल आसान रखें, ज़िंदगी आसान रखिए। तमाम फ्यूचर कैश फ्लोज को जिनके टाइमिंग डिफरेंसेस हैं कंपैरिजन करना है, प्रेजेंट वैल्यू में ले आएं। अच्छा जी, प्रोजेक्ट बी की एनपीवी हमने कैलकुलेट की। अब आपको ज़रा प्रेजेंट वैल्यू टेबल से भी इंट्रोड्यूस करवा दें। इंट्रोड्यूस क्या, रिफ्रेश दोबारा ही करवाना है, तो इससे आप फेमिलियर हैं जी। अच्छा, इसमें एक टाइपो है, हमारी किताब में ये टेबल लगा हुआ है, किताब के आखिर में कहाँ पे आ रहा है ये? पेज 456 नंबर पे आ रहा है जी। ये पेज 456 पे ये टेबल आ रहा है। इसमें एक टाइपो आपके पास, ठीक है, मेरे आपका ठीक हो चुकी है ना? ठीक है, मेरे पास अच्छा गलत थी, वहाँ पे पुरानी स्लाइड लगी हुई थी। बहरहाल तो ये टेबल आपके पास है। हम आइंदा फ्यूचर में फार्मूला हमें पता है 1 + r⁻⁻n, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करने का फार्मूला हमें पता है, लेकिन एग्जाम में हमें ये टेबल्स अवेलेबल होते हैं ऑन डिमांड। हम इन्विजिलेटर से प्रेजेंट वैल्यू टेबल हासिल कर सकते हैं और हमें ये टेबल हासिल करना चाहिए। और क्लास में भी एज अ हैबिट, एज अ प्रैक्टिस, हम फ्यूचर में
टेबल से ही डिस्काउंटिंग किया करेंगे। ठीक है जी, टेबल से बाहर हम कब जाना है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आप लोगों को हैबिट बनानी है कि हम टेबल की मदद से ही डिस्काउंटिंग किया करेंगे। तो जैसे अब टेबल को हमने यूज करना है, इस केस में इलस्ट्रेशन बी में अगर टेबल अप्लाई करूं तो यहां पे जी आपके पास ये कॉलम है आ रहा है एन का, और ये आपके पास रो आ रही है आर की। ये आर है, ये एन है, तो हमें 10% चूज करने हैं, तो आर की रो में आइए 10% चूज कीजिए, और हमें 1 से लेकर 5 तक के फैक्टर चाहिए, तो ये N1, N2, N3, N4, N5 ये हैं जी हमारे रेलेवेंट फैक्टर जो कि हम प्रोजेक्ट बी की डिस्काउंटिंग में यूज कर सकते हैं। तो इंस्टेड के हम 1 + r रेज़ टू पावर -n लगाएं, मैं यहाँ पे टेबल पे जाऊंगा 10%, मैं ये फार्मूला यहाँ नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10%, फिर मैं टेबल पे जाऊंगा 10% 1 ईयर 0.909, 10% 2 ईयर 0.826, 0.751, 683, लीजिए जी। तो हमें अब वो फार्मूला लिखना और फार्मूले में फैक्टर डालना और कैलकुलेटर पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमने यहाँ पे 10% लिखा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऐसे चला करेंगे, हमें फार्मूला इस्तेमाल करना भी आता है, फार्मूला याद करने की हमें जरूरत नहीं रहेगी अब, क्योंकि ये फार्मूला आपकी टेबल की टॉप पे अवेलेबल होता है, तो याद नहीं करना, मेमोराइज नहीं करना आपको, टेबल की टॉप पे अवेलेबल है, और इसकी एप्लीकेशन की भी जरूरत नहीं है। इस फार्मूले को इस्तेमाल करके डिफरेंट आर्स पे, डिफरेंट एन पे फैक्टर्स क्या आते हैं वो भी गिवन है, तो हम टेबल्स को अब इस्तेमाल किया करेंगे। तो जनाब यही आंसर आप इस तरीके से भी, इसको हम यहाँ पे 1 लगा देते हैं, तो मुझे अगर हेल्प कीजिए मल्टीप्लाई करके, ये 20 आ गया जी, मल्टीप्लाई कीजिए 9.09, 6.61, 4.55, 51, 73, 3.73, लीजिए जी सम कीजिए तो शायद ये 6.67 ही बन रहा है। तो डिस्काउंटिंग करते हुए आइंदा अब हम इस प्रेजेंट वैल्यू टेबल्स को ही यूज किया करेंगे, यहीं से डिस्काउंट फैक्टर उठाया करेंगे। फार्मूला हमें यूज करना पड़ सकता है, वजह उसकी क्या है कि टेबल विल हैव अ रेंज। जैसे इस टेबल में रेट 10% और ये निचला हाफ देखे 20%, 20% तक जाता है। अगर हमें एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा जिसका R 20 से ज्यादा है तो फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पे जो N है वो भी 20 साल तक जा रहा है, R भी 20% तक गया, N भी 20 साल तक जा रहा है। तो हमें अगर ऐसा कोई डिस्काउंट फैक्टर चाहिए जिसमें N 20 से ज्यादा है तो फिर फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फार्मूला हम तभी इस्तेमाल करेंगे जब इस टेबल में उसकी वैल्यू हमें डिस्काउंट फैक्टर की ना मिले। सो दिस शुड बी आवर हैबिट। सो नेट प्रेजेंट वैल्यू, अच्छा जी, डिसीजन रूल के रेफरेंस से हमारी बात होगी। फिजिबिलिटी की तो हम बात कर चुके हैं। फिजिबिलिटी का रूल मैंने आपको बता दिया कि अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करें, एनपीवी नेगेटिव है प्रोजेक्ट रिजेक्ट करें। तो साथ ही अब हम प्रोजेक्ट ए और बी की बात करें तो हमारा प्रोजेक्ट ए भी एनपीवी पॉजिटिव दे रहा है, बी भी पॉजिटिव दे रहा है, दोनों प्रोजेक्ट फीजिबल है। प्रोजेक्ट ए की एनपीवी भी 14.74 पॉजिटिव है, मतलब बेनिफिट्स इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हैं। प्रोजेक्ट बी की एनपीवी भी 6.67 पॉजिटिव है, मतलब बेनिफिट्स इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हैं। दोनों प्रोजेक्ट्स फीजिबल हैं। कंपैरिजन का रूल, प्रोजेक्ट विद हायर एनपीवी इज बेटर। कंपैरिजन की जरूरत हमें कब पड़ती है? व्हेन प्रोजेक्ट्स ए एंड बी are mutually exclusive. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से मुराद होता है जब दोनों प्रोजेक्ट इकट्ठे ना किए जा सकें। अगर तो प्रोजेक्ट ए और बी दोनों में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो भाई दोनों ही फीजिबल हैं, दोनों में इन्वेस्टमेंट कर दो। दोनों ही फीजिबल प्रोजेक्ट हैं, दोनों में हमारी रिटर्न इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है, दोनों में इन्वेस्टमेंट कर दो। लेकिन बाज़ औक़ात होता ऐसा है कि जिन प्रोजेक्ट्स को हम एवेल्युएट कर रहे हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं,
मतलब दोनों में इकट्ठी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। कोई एग्जाम्पल सोच सकते हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट की? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पीस ऑफ लैंड है, 10 एकड़ जमीन है। मैं सोच रहा हूं, मेरे पास दो ऑप्शन मेरी टीम ने दी हुई हैं कि भाई इस 10 एकड़ लैंड पे हम चाहें तो शुगर मिल लगा लें, चाहे तो टेक्सटाइल मिल लगा लें। मैंने दोनों की फिजिबिलिटी बनाई, शुगर की भी एनपीवी पॉजिटिव आई, टेक्सटाइल मिल की भी एनपीवी पॉजिटिव है। बट क्या मैं दोनों प्रोजेक्ट कर सकता हूं? जमीन तो एक ही है ना भाई, तो या शुगर करेंगे या टेक्सटाइल करेंगे। तो अगर मेरे पास दो पीसीस ऑफ लैंड होते, मैं दोनों प्रोजेक्ट कर सकता, जमीनें भी ज्यादा हैं, पैसे भी ज्यादा हैं, मैं दोनों कर लेता। लेकिन अगर मुझे दोनों में से कोई एक चूज करना है तो आई विल चूज द बेस्ट, बेहतर प्रोजेक्ट करूंगा। तो बेहतर प्रोजेक्ट वो होता है जिसकी एनपीवी ज्यादा है। तो ए और बी में से बेहतर कौन सा हुआ? ए। एनपीवी मेथड के तहत जिस प्रोजेक्ट की एनपीवी ज्यादा है वो बेहतर है। हमें अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में से कोई प्रोजेक्ट बेस्ट चूज करने हैं तो बेस्ट प्रोजेक्ट इज द वन विद द हाईएस्ट एनपीवी। हम टोटल प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें इट कुड बी, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कुड बी होल न्यू बिजनेस सेटअप, जमीन खरीदना, बिल्डिंग बनाना, ये सारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स हैं। प्लांट खरीदना, प्लांट चलाना, ये सारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। सो कैपिटल इन्वेस्टमेंट पूरा नया बिजनेस सेटअप करना भी हो सकता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस की एक्सपेंशन भी हो सकता है कि भाई हमारी 5 यूनिट लगे हुए हैं तो एक छठा यूनिट भी मशीन ऐड कर दें साथ, ताकि प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ जाए। तो कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट है, वो नया प्रोजेक्ट लगाना है, वो नया बिजनेस शुरू करना है, या वो एग्जिस्टिंग बिजनेस की एक्सपेंशन की बात है। दोनों सूरतों में हम यही टूल इस्तेमाल करते हैं, यही टूल्स इस्तेमाल करते हैं इन्वेस्टर अप्रेजल के। जी, एनी क्वेश्चन? जी बेटा। जी, आपके साथी का सवाल है कि बेशक प्रोजेक्ट ए की एनपीवी ज्यादा है 14.74, बी के मुकाबले में 6.67, लेकिन प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्टमेंट भी तो हम कितनी ज्यादा कर रहे हैं, 90 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, वहां पे तो इन्वेस्टमेंट भी सिर्फ 1/4 से भी कम है, 20 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है। तो 20 मिलियन अगर हम कंपैरिजन रेशियो में देखें तो रेशियो में शायद वहां पे एनपीवी वर्सेस इन्वेस्टमेंट उधर ज्यादा नजर आती है, जैसे आपके साथी कह रहे हैं। लेकिन इसका जवाब मैं फिर वही कहूंगा कि चूंकि आपको भी एनपीवी का मतलब नहीं पता, इसलिए आप ये सवाल कर रहे हैं। आर और एनपीवी का मतलब जब आपको पता लगेगा तो इसका जवाब भी आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको 0 एनपीवी का जवाब क्लियर होगा, इसका जवाब भी आपको इंशाअल्लाह आर और एनपीवी की डिस्कशन के साथ ही क्लियर होगा। जी, एनी अदर क्वेश्चन? कोई और सवाल यहां तक? ये जी वही आ गया काम। आर क्या है और एनपीवी क्या है? काले क्यों करेंगे? ये तो 5 मिनट, ये 5 मिनट की बात है, ज्यादा बात ही नहीं है। वैसे तो अभी क्लास में हमारे 15 मिनट है, लेकिन ये 5 से 7 मिनट की बात है। इसके बाद इंशाअल्लाह खत्म। इलस्ट्रेशन 11 कल कर लेंगे। अच्छा जी, आप जरा सुनिए कहानी आर की और एनपीवी की। किसी भी कैपिटल प्रोजेक्ट की जो एक कहानी होती है वो शुरू होती है प्रोजेक्ट के आइडिया के साथ। सबसे पहले प्रोजेक्ट का आइडिया सोचा जाता है। जैसे हमने शायद कल बात कर रहे थे कि हमारी सेल्स डायरेक्टर हमें ये एडवाइस कर सकता है कि भाई केपीके में हमारी प्रोडक्ट की बड़ी डिमांड है, तो क्यों ना हम अपनी कैपेसिटी को एनहेंस करें। दिस इज द आइडिया। आइडिया से बात शुरू होती है, फिर आप उस आइडिया के मुताबिक डाटा गैदर करते हो। अच्छा ठीक है, हमने अगर कैपेसिटी इन्हांस करनी है तो हमें क्या इस कैपेसिटी इन्हांस करने के लिए बिल्डिंग भी बनानी पड़ेगी या नहीं? बनानी है तो कितना खर्चा आएगा? अच्छा, कैपेसिटी इन्हांस करनी है तो उसके लिए मशीनरी भी खरीदनी पड़ेगी, कितने की खरीदनी पड़ेगी, कहाँ से आएगी? अच्छा, बिल्डिंग बनानी है, प्लांट लगाना है, लग गया। अब हम ये प्लांट लगा के कितने यूनिट्स बेच पाएंगे सालाना केपी में, उससे हम सालाना कितने ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट सालाना कमा पाएंगे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट का अंदाजा लगा लिया और फ्यूचर कैश फ्लोज का अंदाजा लगा लिया।
जब हमने अंदाज़ा लगा लिया, जैसे हमने प्रोजेक्ट ए की मैं अगर आपके सामने बात ले आऊँ, लेट्स अज्यूम ये कैश फ्लोज हैं, हमने अंदाज़ा लगा लिया भाई इतने की इन्वेस्टमेंट होगी और अगले 5 सालों में इतना हम कमा पाएंगे, तो क्या हम इसके बाद हम प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं? आंसर इज नो। हमने ये अंदाज़ा जब लगा लिया, फिर हम अगला जो स्टेप आता है कि भाई ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए जो 90 मिलियन चाहिए, ये पैसा कहाँ से आएगा? जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम अज्यूम करते हैं कि मेरी कंपनी जो ये प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी जिसकी असेस करना चाहती है, उसके पास फिलहाल 90 मिलियन नहीं है। तो बिजनेसेस के पास 90 मिलियन नहीं है, तो बिजनेसेस कैन ऑलवेज रेज फाइनेंस ना, फाइनेंस रेज कर सकते हैं। हमारा अगला जो चैप्टर है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पे ही है। हम चाहें तो इक्विटी फाइनेंस भी ले सकते हैं, चाहे तो डेट फाइनेंस भी ले सकते हैं। डेट वैसे हराम होता है, लेने से पहले ख्याल रखना। तो हम फाइनेंस रेज करते हैं। होता क्या है, हम प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं और फिर हम पता कर लगाने चाहते हैं कि ये जो फाइनेंस हमें चाहिए प्रोजेक्ट के लिए, ये हम कहां से ले सकते हैं। लेट्स अज्यूम हमने एक इन्वेस्टर से राब्ता किया कि भाई ये प्रोजेक्ट है, क्या आप इसमें 90 मिलियन लगाने के लिए तैयार हैं हमारे साथ? इन्वेस्टर क्या फॉर नथिंग फाइनेंस आपको देता है? इन्वेस्टर तो रिटर्न डिमांड करता है ना। तो हमने इन्वेस्टर से बात की, उसने कहा जी ठीक है जी, मैं 90 मिलियन लगाने के बारे में सोच सकता हूं अगर आप मुझे 10% रिटर्न दें तो। अब मुझे यस या नो करने से पहले देखना है क्या ये प्रोजेक्ट इन्वेस्टर को 10% रिटर्न देने के काबिल है। मैं इन्वेस्टर से पैसे तभी पकड़ूंगा ना जब मैं इस प्रोजेक्ट की कमाई से इन्वेस्टर को 10% भी दे सकूं और फिर उसका असल ज़र भी वापस कर सकूं और फिर मेरी जेब में भी कुछ बच जाए ना। स्वाब के लिए काम तो मैंने ना करना। तो मैंने इन्वेस्टर से पूछा भी 90 मिलियन कितने में दोगे? उसने कहा जी 10% सालाना अगर आप मुझे रिटर्न देते हो मैं देने पे तैयार हूं। दैट इज आर। आर क्या है? इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रिटर्न। कैपिटल प्रोजेक्ट में पैसा जिस इन्वेस्टर से आ रहा है उस इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, इसको हम आर कहते हैं। कैपिटल प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो लॉन्ग टर्म फंड से होती है, ये तो पता है ना आपको। आपने अपनी अर्लियर स्टडीज में पढ़ा हुआ है कि अगर आपने करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो शॉर्ट टर्म फंड से कर दो, कैपिटल एसेट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो लॉन्ग टर्म फंड से करो। लॉन्ग टर्म फंड्स को हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। लॉन्ग टर्म फंड्स कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। इसके दो इसके हिस्से होते हैं, एक लॉन्ग टर्म डेट और एक इक्विटी। और इस कैपिटल एम्प्लॉयड को बाज़ वक़्त हम कैपिटल भी कह देते हैं। अच्छा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ना कैपिटल जब जुमला बोलते हो, आप लफ्ज़ कैपिटल बोलते हो, उसका मतलब इक्विटी समझा जाता है, ठीक है। लेकिन हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में जब कैपिटल का वर्ड बोलते हैं तो कैपिटल का वर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। यहाँ पे हमारी डिक्शनरी थोड़ी सी फ़र्क है अकाउंटिंग से। यहाँ पे कैपिटल से मुराद कैपिटल एम्प्लॉयड है और कैपिटल एम्प्लॉयड में लॉन्ग टर्म डेट भी हो सकता है, इक्विटी भी हो सकती है, कॉम्बिनेशन ऑफ द टू भी हो सकता है। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने कहा जी हमने अपने प्रोजेक्ट के लिए जो कैपिटल रेज करना है वो एक ही इन्वेस्टर है, वो इक्विटी का है, वो डेट का है, हम उस डिटेल में नहीं जाते। एक ही इन्वेस्टर है, उसने कहा जी मुझे 10% रिटर्न दोगे तो मैं आपके साथ इन्वेस्टमेंट पे तैयार हूँ। तो ये जो आर है ना, बेसिकली ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है। जिस इन्वेस्टर से आप पैसा ले रहे हो प्रोजेक्ट के लिए, उस इन्वेस्टर का कॉस्ट ऑफ उसका इसको इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रिटर्न भी कहते हैं, इसको रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ कैपिटल प्रोवाइडर, इसको आप ये भी कह सकते हो। और इसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी कह सकते हैं और शॉर्ट फॉर्म में इसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं, जो कि हमारा एक नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 आएगा। उसमें हम इस पर डिटेल तो नहीं, ब्रीफ डिस्कशन होगी। डिटेल तो इसकी आप CFA 4 में जाके पढ़ते हो, लेकिन इंट्रोडक्टरी लेवल डिस्कशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे हमारी आने वाली है। बट फॉर द टाइम बीइंग
R इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड या कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कि बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ कैपिटल प्रोवाइडर। ये तो होगी R की कहानी। अब हम इसको थोड़ा सा एनपीवी की कैलकुलेशन पे अगर आगे लेकर चलें, हमने क्या सीखा था कि हमने एनपीवी मेथड में क्या किया कि मेरे पास ये जो फ्यूचर कैश फ्लोस है ना 134, इनको मैंने डिस्काउंट किया 10%, पैसे ही है। मैंने इनको 10% पे डिस्काउंट किया तो ये इनकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। इनकी प्रेजेंट वैल्यू आई थी 104.74। मैंने जब कैश फ्लोस को फ्यूचर रिटर्न्स को डिस्काउंट करता हूं तो इस डिस्काउंटिंग प्रोसेस में बेसिकली कैश फ्लोज में कटौती हुई है, ऐसे ही है। यहां से यहां तक के सफर में कटौती हुई है, 134 से 104.74 पे है। ये कटौती किस मद में हुई है, इसकी एक्यूरेसी हम बाद में बात करेंगे, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एट दिस पोजीशन आप समझिए ये कटौती हुई है इन्वेस्टर को, हमने उसकी रिटर्न दी है वापस। उसने 10% रिटर्न मांगी थी ना, मैंने प्रोजेक्ट को 10% पे डिस्काउंट कर दिया। जब बेनिफिट्स को मैंने 10% पे डिस्काउंट किया तो अभी तक के लिए समझो ये जैसे मैंने उसको 10% रिटर्न उसको दे दी कि मैंने उससे 90 लिया, फ्यूचर में मैंने जो कमाया उसमें से मैंने 10% उसको पे कर दिया। 10% पे करके मेरे पास क्या बचा 104.74। अब क्या ये सारे पैसे मेरे हैं? आंसर इज नो। उसका असल ज़र भी तो देना है ना, उसका असल ज़र उसको वापस किया कि भाई ये कटौती होगी इन्वेस्टमेंट रिटर्न की, ये रिटर्न आपकी गई, अब आपको 90 वापस करना है, लीजिए जी आप 90 भी लीजिए। बाकी क्या बच गया? ये बचा मेरी जेब में, ठीक है, ये बचा मेरी जेब में। तो अब अगर मैं इस ओवरऑल प्रोजेक्ट को एनालाइज करूं, प्रोजेक्ट ए की कहानी क्या है? जब मैंने प्रोजेक्ट का आइडिया कंसीव किया मेरी जेब में पैसे थे जीरो, मेरी जेब में कोई पैसा नहीं था। आइडिया मेरे पास था, इन्वेस्टर के पास गया, उससे पूछा भाई कितने परसेंट के अगेंस्ट, रिटर्न के अगेंस्ट पैसा मुझे देते हो? उसने कहा 90 के अगेंस्ट। मैंने अपनी फिजिबिलिटी में क्या असेस किया है कि अगर मैं इन्वेस्टर को 10% रिटर्न दूं और उसका असल ज़र भी वापस कर दूं तो प्रोजेक्ट की कंप्लीशन पे मेरे पास 14.74 बचते हैं। प्रोजेक्ट शुरू किया था, खाली जेब था, प्रोजेक्ट खत्म किया 14.74। यहां पे आओ, प्रोजेक्ट शुरू किया, खाली जेब था, प्रोजेक्ट खत्म किया 6.67। तो अब बोलो 20 लिया 90 लिया मैटर करता है? मैटर तो करता है मेरी जेब में कितने पैसे बचे हैं। 20 लेके 6.67 बचा लूं या 90 लेके 14.74 बचा लूं, जीरो से शुरू होकर यहां तक पहुंचना है ना। तो जीरो से 14.74 पे जाते हो प्रोजेक्ट ए के साथ, जीरो से 6.67 पे जाते हो प्रोजेक्ट बी के साथ। तो डेफिनेटली जहां पे ज्यादा बचत है, जहां पे ज्यादा मेरी जेब में पैसे ऐड हो रहे हैं, वही ऑप्शन बेहतर है। तो ये तो जवाब हो गया एनपीवी हायर क्यों बेहतर है। इन्वेस्टमेंट यहां पे रेलेवेंट नहीं रहती, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो हमने इन्वेस्टर से ली और उसको वापस भी कर दी है, उसी से पैसे लिए, कमाया, वापस भी कर दिया उसको रिटर्न के साथ। मैटर क्या करता है मेरी जेब में क्या बचा, तो मेरी जेब में जहां ज्यादा बच रहा है वो बेहतर है। तो एनपीवी हमें बता रही है कि शेयर होल्डर, मालिक को क्या मिलता है प्रोजेक्ट करने के नतीजे में, मालिक की दौलत में क्या ऐड होता है प्रोजेक्ट करने के नतीजे में। सो एनपीवी इज मेजरिंग चेंज इन वेल्थ ऑफ ऑनर्स या शेयर होल्डर्स, ठीक है जी। एनपीवी इज मेजरिंग, मैं मालिक हूं ना, मालिक मतलब बिजनेस का मालिक मतलब शेयर होल्डर। तो कारोबार के शुरू में मैं जीरो था, कारोबार एक्सेप्ट करके कमाया, इन्वेस्टर को रिटर्न भी दी, इन्वेस्टर को उसका पैसा भी दे दिया, मेरे पास 14.74 मेरी वेल्थ में ऐड हो गया। पहले मैं जहां पे भी खड़ा था मेरी वेल्थ में इजाफा यह है। सो एनपीवी इज मेजरिंग चेंज इन वेल्थ। पॉजिटिव एनपीवी मतलब वेल्थ में इजाफा है, एक्सेप्ट करो। कितना इजाफा है? 14.74। पॉजिटिव एनपीवी फिजिबल है, कितना इजाफा है? 6.67। जहां पे ज्यादा इजाफा है वो बेहतर है। आर इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रिटर्न। एनपीवी एनालिसिस में हमने जो एनपीवी की वैल्यू कैलकुलेट की वो क्या है?
अच्छा, यहाँ पे एक मैं आखिरी सवाल अगर बोलूँ, एक और छोड़ दो, यहीं पर आना, कल कर लेंगे। आज हम बात यहीं पे ख़त्म करते हैं। जीरो एनपीए वाली बात मैं जाने लगा था, लेकिन मैंने कहा वो कल करेंगे। जी बेटा, जी। सॉरी, आपके साथी का सवाल है कि अगर इस प्रोजेक्ट में आर 15% है, या चलो यहाँ पे 10 है, वहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10 है, वहाँ पे 20 है, बेटा मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसको मैं 10% पे डिस्काउंट करूँगा, इसको मैं 20% पे डिस्काउंट कर लूँगा, मुझे तो मैटर करता ही है। इन्वेस्टर को उसकी रिटर्न भी दे दी, इन्वेस्टर को 10 है या 20 है, जितनी भी रिटर्न है दे दी ना उसको, उसका असल भी दे दिया। मेरे पास क्या बच रहा है, दैट मैटर्स। 10% रिटर्न दी या 20% रिटर्न दी, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे फ़र्क पड़ता है इससे, आर 10% है तो 10% पे डिस्काउंट कर दो, आर 20% है 20% पे डिस्काउंट कर दो, एंड में देखना बचा क्या। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाअल्लाह कल डिस्कशन को कैरी करेंगे, यहीं से बात शुरू करेंगे, आगे लेके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।